वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। ये आपके क्लास 12th का एग्जाम हो या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है या जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, तो उन सभी एग्जाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न देखिए, भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ? डीमोनेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो हाल ही में नवंबर 2016 में भारत सरकार के द्वारा हमारी जो करेंसी है उसका डीमोनेटाइजेशन किया था। मतलब कुछ मुद्रा जो चलन में थी, 500 और 1000 रुपए के जो नोट चलन में थे उनको बंद कर दिया था। तो इनको बंद किया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं? डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार के द्वारा भारत की जो मुद्रा है उसका विमुद्रीकरण किया था। मतलब 500 और 1000 के नोट जो चलन में थे उनको बंद करके उसकी जगह नई मुद्रा को जारी किया गया था। नेक्स्ट है सेकंड, केंद्रीय बैंक सरकार के लिए क्या करता है? देखिए, हर एक देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, और भारत के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो उस केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक हम कहते हैं। तो भारत में केंद्रीय बैंक का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। तो केंद्रीय बैंक या आरबीआई जो होता है वो सरकार के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है, सरकार के ये बैंकर के रूप में कार्य करता है। मतलब बैंकर टू द गवर्नमेंट कहा जाता है। मतलब सरकार की जो भी लेन देन होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, उनकी जो सिक्योरिटीज होती हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ठीक है, उनको खरीदने बेचने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से जो सेंट्रल बैंक होता है भारत में, जो आरबीआई है, वो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। मतलब सरकार का सलाहकार है। मतलब सरकार को, सरकार के द्वारा जो मुद्रा बाजार में जो पॉलिसी बनाई जाती है, नई नीतियों का जो निर्माण किया जाता है, उन नीतियों के निर्माण में सलाह देने का कार्य करता है, एडवाइस देता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैंकिंग क्रियाओं के संबंध में केंद्रीय बैंक कार्य करता है। ठीक है, बैंकिंग क्रियाओं का मतलब जो कॉमर्शियल बैंक देते हैं, जो होते हैं वो एक तरह से क्या करते हैं? हमारी जो लोगों की डिपॉजिट्स होती हैं उनको, जमाओं को स्वीकार करने का काम करता है, और जिन लोगों को धन की आवश्यकता होती है उनको ऋण देने का काम करता है। तो जो बैंकिंग एक्टिविटीज हैं वो केंद्रीय बैंक लोगों के लिए तो नहीं करता है, लेकिन जो बैंकिंग एक्टिविटीज केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है वो किसके लिए की जाती हैं? सरकार के लिए की जाती हैं। इसलिए जो सेंट्रल बैंक होता है, जो केंद्रीय बैंक होता है भारत में, जो रिजर्व बैंक है, उसको एक तरह से हम कह सकते हैं सरकार का बैंकर कह सकते हैं। ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। मतलब सरकार के ये बैंकर के रूप में कार्य करता है। मतलब सरकार को बैंकिंग की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध कराने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा। ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटी में आपका क्या क्या आ जाएगा? एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में कार्य करता है, सरकार की जो भी प्रतिभूतियां होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, उनको खरीदने बेचने का काम करता है, जो ट्रेजरी बिल होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के कहने पर वो क्या करता है? उनको खरीदता बेचता है। मतलब मार्केट में वो क्रेडिट जो कंट्रोल करने का काम है वो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक ऋण की जिम्मेदारी का प्रबंधन करके केंद्रीय बैंक के इनमें से कौन सा कार्य करता है? देखिए, जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है? गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके लिए एक तरह से क्या करता है? उनको जो ऋणों की आवश्यकता होती है, ठीक है, सार्वजनिक ऋणों की प्रबंधन करने का जो काम है, मैनेजमेंट करने का जो काम है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आरबीआई की, ठीक है, केंद्रीय बैंक की है। तो ये जो केंद्रीय बैंक के द्वारा कार्य किया जाता है, मतलब सरकार के लिए ऋणों की जो व्यवस्था की जाती है, इस कार्य को हम क्या कहते हैं? बैंकर। मतलब ये सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। सरकार को जो धन की आवश्यकता होती है उसको उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। अगला देखते हैं,
समय समय पर सरकार को केंद्रीय बैंक द्वारा सलाह देने का कार्य किया जाता है। ठीक है, मार्केट की जो कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उसमें फ्लक्चुएशन आता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है, मतलब कभी तेजी की स्थिति आ जाती है, कभी मंदी की स्थिति आती है, या फिर उसके बारे में जो अनुमान लगाता है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो किस प्रकार की हो सकती है, सरकार को किस प्रकार की पॉलिसी बनानी चाहिए, इससे संबंधित जो एडवाइस देने का काम है वो क्या कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। तो इस कार्य को का क्या कहा जाएगा, मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो एक वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सरकार का ये क्या है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे ये कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास में दो कथन दे रखे हैं और दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, बैंक एक वित्तीय संस्थान है, बिल्कुल सही है, जो केवल ऋण देने का कार्य करता है। अब देखिए इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए कि जो बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान है जो ऋण देने का कार्य करता है, लेकिन केवल ऋण देने का कार्य करता है ये बात गलत है। मतलब जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की जो डिपॉजिट्स होती हैं, लोगों की जो जमाएं होती हैं उनको स्वीकार करने का कार्य करता है, मतलब लोगों की ये जमाओं को स्वीकार करता है, और फिर जिन लोगों को धन की आवश्यकता होती है उन्हें उधार देने का काम करता है। मतलब जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, ये दो प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, जबकि पहले कथन में आपका लिखा हुआ है केवल ऋण देने का कार्य करता है, ये कथन पूरी तरह से सही नहीं है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड क्या है, बैंकों की प्रवृत्ति केवल व्यापारिक होती है। ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो नेचर में केवल कॉमर्शियल होते हैं, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, ये एक तरह से क्या करते हैं, मतलब जो लोग होते हैं, जनता होती है, उनको जनरल यूटिलिटी सर्विस जो है वो भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो केवल व्यापारिक उनको कहना एक तरह से क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे दोनों कथन जो हैं वो क्या हैं, गलत। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, दोनों कथन जो है वो क्या है, गलत। नेक्स्ट देखिए, यहां पे हमको मिलान करना है, कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ में हमको यहां पे मिलान करना है। ठीक है, यहां पे आपको दे रखा है फंक्शंस ऑफ मनी, मतलब मुद्रा के जो कार्य होते हैं, फिर उसके बाद में करेंसी एंड नेट डिमांड डिपॉजिट, ये आपका मुद्रा का कार्य है, इसको हम हिंदी में कहेंगे करेंसी और शुद्ध मांग जमा। फिर ये क्रेडिट कंट्रोल, ये आपका हो जाएगा साख नियंत्रण, और फिर टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी क्रिएटेड, मतलब मुद्रा की कुल मात्रा का जो सृजन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्रेडिट कंट्रोल करने का जो काम है, ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें से हम देख लेते हैं कि जो करेंसी और नेट डिपॉजिट है, C+D जिसको हम कहते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, मेजर्स ऑफ मनी में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इसी तरीके से कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को कंट्रोल करने का जो काम है वो किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा। तो ये केंद्रीय बैंक का एक तरह से क्या हो गया, कार्य हो गया। फिर टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी क्रिएटेड, मतलब बैंकों के द्वारा कितनी मुद्रा का निर्माण किया गया है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जो प्राइमरी डिपॉजिट हैं, या इनको हम क्या कह सकते हैं, इनिशियल डिपॉजिट कह सकते हैं। प्रारंभिक जमा को हम क्या करेंगे, मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मुद्रा गुणक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR या 1/CRR भी हो सकता है। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, मनी मल्टीप्लायर है। तो इस मनी मल्टीप्लायर को हमने प्राइमरी डिपॉजिट, प्रारंभिक जमा से गुणा कर दिया। प्रारंभिक जमा को मुद्रा गुणक से गुणा कर दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कुल जो मुद्रा का निर्माण हुआ है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और फिर फंक्शंस ऑफ मनी में आप क्या ले लोगे, लिक्विडिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ वैल्यू, मतलब इसमें कीमतों में एक तरह से समानता की प्रवृत्ति, या उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इस क्रम में आपका आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे भी हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में मिलान करना है आपको यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए,
1/LRR, या कहीं कहीं पर अगर आपका 1/CRR भी लिखा हुआ जाए तो ये किसको बताएगा? मनी मल्टीप्लायर को, ठीक है, मुद्रा गुणक को। तो ये आपका हो गया मनी मल्टीप्लायर, और मनी मल्टीप्लायर को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4, ठीक है। 1/LRR या 1/CRR जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? मुद्रा गुणक का होता है। इसको हम साख गुणक भी कह सकते हैं, जमा गुणक भी कह सकते हैं। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। मार्जिन आवश्यकता क्या होती है कि जब बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता है तो ऋण के बदले में जमानत के तौर पे जो चीज रखी गई है सिक्योरिटी, उसकी वैल्यू कितनी है और जो ऋण दिया गया है उसकी राशि कितनी है, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। मतलब ये वाला जो पॉइंट आपका है वो यहाँ पे आना चाहिए। फिर उसके बाद में क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट विद हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। जो प्रारंभिक जमाएं होती हैं उनके आधार पर मांग जमाओं का जो निर्माण किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिट क्रिएशन कहेंगे। और मनी सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो मनी सप्लाई में क्या लेते हैं हम? करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। जो आपका M1 कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने लिया था C+D, और इसी को हम क्या कहते हैं? मनी सप्लाई, ठीक है। मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या हो गया? एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था में लोगों के पास में जो करेंसी चलन में होती है वो सारी करेंसी क्या होती है? मुद्रा की पूर्ति होती है, जिसको हम समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। तो सही क्रम आपका क्या होना चाहिए? 4, 3, 1, और इसमें क्या आएगा? 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीद में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इस कथन के संदर्भ में सही कारण का चुनाव कीजिए। ठीक है, विदेशी मुद्रा का जो लेन देन हुआ है वो ज्यादा हुआ है, किस कारण से हुआ है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ने के कारण हुआ है, या फिर जो वैश्वीकरण हुआ है उसके कारण हुआ है, या बैंकों की अनुपयोगिता के कारण हुआ है? इनमें से कौन सा कारण है आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए 1991 के बाद में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, और वैश्वीकरण के बाद में जब विभिन्न देशों की आपस में पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है तो विदेशी मुद्रा का जो क्रय विक्रय हुआ है वो एकदम बढ़ा है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर वो कौन सा आना चाहिए? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण के कारण ये स्थिति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक एक शीर्ष संस्था है। ठीक है, केंद्रीय बैंक को क्या कहा जाता है? सेंट्रल बैंक को अपेक्स बैंक कहा जाता है। इस कथन के संदर्भ में सही कारण का चयन कीजिए। ठीक है, जो केंद्रीय बैंक होता है भारत के संदर्भ में कौन है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। तो आरबीआई एक तरह से क्या है? अपेक्स बैंक है, शीर्ष संस्था है बैंकिंग प्रणाली की। क्यों है? क्योंकि ये जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। पहला कथन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा है कि ये जो बैंकिंग प्रणाली होती है बाकी सारे जो बैंक होते हैं उनको नियमन रेगुलेट करने का काम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और समय समय पर ये क्या करता है? जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनका वो सुपरविजर भी करता है, निरीक्षण करने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। शीर्ष संस्था क्यों कहा जाता है? उपरोक्त सभी कारणों की वजह से। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक कौन सा है इंडिया का? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, करेंसी जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? ठीक है, किसी भी देश में अगर हम देखते हैं तो करेंसी जारी करने का जो एकाधिकार होता है, मोनोपोली है, वो किसके पास में होती है? उस देश के केंद्रीय बैंक के पास में होती है। और भारत के संदर्भ में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, भारत के संदर्भ में आरबीआई भी सही है, और आरबीआई को क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक कहा जाता है, सेंट्रल बैंक कहा जाता है। अगला है, मुद्रा के कार्यों को मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो मनी है उसके फंक्शंस को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं
प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है, प्राथमिक कार्य। और प्राथमिक कार्य कौन से हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में जो कार्य करती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं, प्राथमिक कार्य कहते हैं। और इसके अलावा जो भी कार्य हैं जैसे कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो गया, हस्तांतरण, भुगतान हो गया, एक तरह से जो भुगतान होते हैं उनका हस्तांतरण करना, मतलब मूल्यों का हस्तांतरण हम कह सकते हैं। फिर जो भविष्य में हम भुगतान करते हैं, डिफर्ड पेमेंट जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो ये एक तरह से कौन से होते हैं? सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापन मुद्रा के कौन से कार्य हैं? अभी आपको बताया था मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू कौन से कार्य हैं? प्राइमरी फंक्शन सेट। और इसके अलावा जो कार्य वो आपके कौन से होंगे? सेकेंडरी फंक्शंस होंगे। नेक्स्ट देखिए, स्थगित भुगतानों के मान से क्या आशय है? ठीक है, स्थगित भुगतान का मतलब क्या हो गया? आज वर्तमान समय में अगर हम मुद्रा के द्वारा किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं लेकिन मुद्रा को हम अभी नहीं चुका के भविष्य में किसी तिथि पर चुकाने का अगर वादा करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? स्थगित भुगतानों का मान कहेंगे। तो मुद्रा का एक कार्य होता है सेकेंडरी फंक्शन जिसको हम कहते हैं स्थगित भुगतानों का मान। इससे आशय क्या है कि जो भी भुगतान है वो भविष्य में किसी तिथि पर किए जाएंगे, मतलब भविष्य में देने का एक तरह से वादा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एचडीएफसी एक व्यावसायिक बैंक है। तो व्यावसायिक बैंक में क्या विशेषता होती है? लोगों की जमा स्वीकार करना और उन्हें ऋण प्रदान करना। तो एचडीएफसी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है लेकिन वो क्या करता है? लोगों की डिपॉजिट जमाओं को स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है। मतलब एचडीएफसी आपका क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक होगा, ठीक है, निजी क्षेत्र का है या सार्वजनिक क्षेत्र का उससे कोई लेना देना, लेकिन कॉमर्शियल बैंक है। और यह जमाएं स्वीकार करता है और ऋण देता है। मतलब व्यावसायिक बैंक किसे कहा जाएगा? जो जमाएं स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं। मतलब दोनों कथन सही हैं और जो एक्सप्लेनेशन है, इस कथन का जो एक्सप्लेनेशन किया गया है वो भी सही है। मतलब ए ऑप्शन आपका यहां पे सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमन अथॉरिटी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? भारत के संदर्भ में मुद्रा को जारी करने का एकाधिकार इसी के पास है और इसके पास में नोट निर्गमन करने की एकाधिकारी शक्ति होती है। ठीक है, निर्गमन अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? उस देश की करेंसी को जारी करने का जो अधिकार है वो उसी के पास। मतलब यहाँ पे भी दोनों कथन सही है, एक्सप्लेनेशन भी आपका यहाँ पे स्पष्टीकरण सही दिया हुआ है। अगला देखिए, घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक कौन सा उपकरण उपयोग करता है? कौन से मतलब अर्थव्यवस्था में जो क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, साख नियंत्रण करने के लिए जो रिजर्व बैंक की विधियां हैं, उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो कौन से हैं? क्वांटिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में आपका कौन सा आ जाएगा? बैंक रेट आ जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन आ जाएगा, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, सीआरआर, एसएलआर, ये आपके कौन से हैं? क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, परिमाणात्मक उपाय हैं। और इसके अलावा बाकी कौन से होंगे? गुणात्मक उपाय होंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया, साख की राशनिंग, मार्जिन आवश्यकता, प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक अनुरोध, इनको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव मेजर कहते हैं। तो ए और बी, तो मतलब डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला है, कानूनी रिजर्व आवश्यकता किसका जोड़ है? LRR जो होता है, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो, LRR की इक्वल टू क्या होता है? CRR प्लस SLR। बैंकों के पास में जो जमाएं होती हैं उसका एक निश्चित भाग सेंट्रल बैंक के पास में रखना पड़ता है, उसको हम कहते हैं CRR। और बैंक अपने पास में रखते उसको क्या कहा जाता है? SLR। और इन दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? LRR के इक्वल होता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक सरकार का बैंक किस रूप में है? RBI इज द बैंक ऑफ गवर्नमेंट एज, बैंकर के रूप में भी हैं, एजेंट के रूप में भी हैं, सलाहकार के रूप में भी हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सारे काम जो है वो करता है। अगला है, रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों का नियमन किस प्रकार से करता है?
लाइसेंस देने का जो काम है वो किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगर विभिन्न प्रकार के बैंक है उनको आपस में मर्ज भी कर सकता है, ठीक है, उनको मिला सकता है, ये भी सही है। और समय समय पर ही बैंकों का निरीक्षण भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। मतलब ये सारी बातें यहाँ पे सही हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, शाखा निर्माण निम्न मान्यता पर कार्य करता है। ठीक है, शाखा निर्माण जो होता है वो किस मान्यता पे कार्य करता है कि सभी बैंकों को एक एकल यूनिट माना जाता है और समस्त जो लेन देन है वो बैंकों के माध्यम से अगर हो रहे हैं तभी शाखा निर्माण की प्रक्रिया लागू होती है। तो यहाँ पे दोनों बातें लागू होती हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बैंक किसी अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाएगा। ठीक है, निवेश को बढ़ाना या हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में जो मनी की सप्लाई है, ठीक है, मुद्रा की पूर्ति है, उसको बढ़ाना, लिक्विडिटी को बढ़ाना। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कब बढ़ेगी? तो कब बढ़ेगी? जब नकद रिजर्व अनुपात को क्या करेगा? घटाएगा। मतलब बैंक अपने पास में अगर नकद रिजर्व कम रखेगा तो उधार ज्यादा दे पाएंगे, मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब नकद रिजर्व अनुपात में कमी करने से, ठीक है, निवेश की मात्रा अर्थव्यवस्था में क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री के सही प्रभाव का चित्र प्रस्तुत करता है? ठीक है, अर्थव्यवस्था में चाहे वो इन्फ्लेशन हो, मुद्रास्फीति, चाहे डिफ्लेशन हो, अविस्फीति, तो तेजी और मंदी को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक क्या करता है? जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, जो मात्रात्मक उपकरण है, उसका प्रयोग किया जाता है। और उसी में से एक कौन सा है? प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय बैंक क्या कर रहा है? इसी सिक्योरिटीज को बेच रहा है। ठीक है, बेचेगा मतलब लोग खरीद रहे, लोगों के पास में जो पैसा है वो किसके पास में आ जाएगा? बैंकिंग सिस्टम के पास में आ जाएगा। मतलब लोगों, अर्थव्यवस्था में पैसा कम बचेगा। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यापारिक बैंकों की जो शाख सृजन की क्षमता है वो क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, केंद्रीय बैंक क्या कर रहा है? प्रतिभूतियों को बेच रहा है। ठीक है, अगर बिक्री कर रहा है तो अर्थव्यवस्था में जो नकदी है वो किसके पास में आ जाएगी? बैंकिंग, मतलब बैंकों के पास में आ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? बैंकों के पास में ज्यादा धन होगा। तो इससे क्या होगा? जो क्रेडिट क्रिएशन कर रहे बैंक वो क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, मनी सप्लाई की अगर हम बात करें तो मनी सप्लाई एक तरह से क्या होती है? लोगों के पास में, जनता के पास में मुद्रा का जो टोटल स्टॉक है, मुद्रा का कुल स्टॉक किसके पास में? जनता के पास में। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम पे, समय के एक निश्चित बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो उसमें से जो सही होगा वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। यह मुद्रा की वह कुल मात्रा है जो देश में किसी समय के एक निश्चित बिंदु पर जनता के पास में होती है। देखिए बी में क्या लिखा हुआ है? समयावधि। और समयावधि का मतलब आपका हो जाएगा ये फ्लो कंसेप्ट है। जबकि जो मुद्रा की पूर्ति होती है वो किसको बताता है? स्टॉक को। ठीक है, और स्टॉक का मतलब क्या हो गया? जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। तो यहाँ पे मनी सप्लाई की जो डेफिनेशन है, मुद्रा की पूर्ति की जो परिभाषा है, वो कौन सी सही होगी? सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और देखिए इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसको हम वापस देख लेते हैं एक बार। क्या था कि निम्न में से कौन सा कथन केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री के सही प्रभाव के चित्र को प्रस्तुत करता है? ठीक है, इफेक्ट ऑफ सेंट्रल बैंक सेलिंग सिक्योरिटीज। सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? जो सिक्योरिटीज उसको बेच रहा है, और बेचने से क्या होगा? अर्थव्यवस्था में जो अतिरिक्त मुद्रा है वो बैंकों के पास में आ जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड एक तरह से कम होगी, समग्र मांग कम होगी, गुणक प्रभाव क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब जो शाख सृजन क्षमता है बैंकों की वो क्या होगी? घटेगी। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। तो इस तरीके से आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।